ओके बॉयज, तो हमने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कर लिया था कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं। जो नए हैं उनके लिए एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 3, 11, -1, 5, 2, 0, 10, 3, 0। जो पिछला क्लास है दैट वाज लाइक फॉर 14 मिनट्स। उसमें दरम्यान में वो माइक भी एक बार बंद हो गया था और उसके बाद फिर बंद हो गया था, बट वो क्या कहते हैं, प्रोसेस हो गया था, तो अपलोड हो जाएगा। सही है। उसमें मैंने 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 समझा दिया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। बेटा 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। पहले नंबर को ले लो 3, इसके रो और इसके कॉलम को खत्म कर दो। जो 4 नंबर बच गए उनका नॉर्मली डिटरमिनेंट मालूम कर लो। 2, 0, 0, सॉरी 2, 0, 0 और यहाँ पे 3 आते हैं। यहाँ पे 3 आते हैं। फिर माइनस लिख लो। दूसरा नंबर ले लो 11, 11 के रो और कॉलम को खत्म करो। जो 4 नंबर बचे थे 5, 0, 10, 0, वो लिख लेना। 5, 0, 10, 0 इसका डिटर्मिनेंट। लास्ट में प्लस लगाओ। तीसरा नंबर ले लो। और ये मैंने बिल्कुल इतना गन मार दिया कि पता नहीं ये नंबर क्या था, ये -1 था। सही है। तीसरा नंबर -1 ले लो और क्या कहते हैं, इसके साथ डिटर्मिनेंट लगा लो। किसका? -1 के रो को खत्म कर दो और इसके कॉलम को खत्म कर दो। सॉरी, कॉलम एंड रो को खत्म कर दो। 4 नंबर बचेंगे -5, 2, 10, 3। इनका डिटर्मिनेंट ले लो। -5, 2, 10, 3। अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो। बेटा ये जीरो हो जाएगा। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर भी जीरो हो जाएगा। -11, ये भी बेटा जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा। -1 इंटू -5 मल्टीप्लाई 3 से आता है -15, +2 मल्टीप्लाई 10 से आता है 20। बेटा ये हो जाएगा +5, -1 मल्टीप्लाई करो तो -5 आंसर आ जाएगा इसका। -5 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सो नेक्स्ट इज प्रूव दैट 1ab -a 1c -b -c 1, इसका डिटर्मिनेंट बराबर है 1 + a² +b² +c²। सही है। ये प्रूफ करना है। सो क्या करना है, 1 को ले लो। 1 का रो एंड कॉलम एंड कर दो एंड इसका रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये हो जाएगा 1c -c और 1। सही है। ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव साइन लगाओ। दूसरा नंबर लिख लो विच इज ये वाला, विच इज ए। डिटर्मिनेंट, इसका रो खत्म कर दो, इसका कॉलम खत्म कर दो। और कौन से नंबर बच गए? -AC B1, -AC-B1, और फिर लास्ट में +C+B ले लो। डिटरमिनेंट लगाओ। बी का कॉलम, बी का रो उड़ा दो। क्या बच गया? -A1 -BC, -A1 -BC। और बस सिर्फ डिटरमिनेंट वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ से आ जाएगा 1 + C²। सही है। सॉरी, 1 माइनस इंटू -C² -A इंटू, यहाँ से आ जाएगा -A + CB, और यहाँ से आ जाएगा +B इंटू, यहाँ से -AC + BC। सही है। इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर दो, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, इफ p λ⁴ + q λ³ +r λ² +s λ +t इक्वल टू, ये पूरा बराबर है इस चीज के, λ² +3 λ। सही है। λ+1 एंड λ-3, और λ-1, 2 - λ+4 और λ+3, λ-4 एंड लास्ट में आता है 3 λ। सही है। ये क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, देन द वैल्यू ऑफ टी इज, सॉरी, वैल्यू ऑफ टी इज। अच्छा,
before we solve this question, I think you people can agree on one fact कि ये question तोते उड़ा देगा अगर आप लोग इसको ओपन करना शुरू कर दो ना कि रो कॉलम खत्म करते जाओ, इसका एक्चुअल डिटरमिनेंट ले लो, ये मतलब ना 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 नहीं याद दिला देगा, सही है ना। तो हो भी तो सकता है, हो भी तो सकता है कि आप लोग इस साइड से ओपन कर लो। यूजुअल तरीका तो ये है बेटा, ये वाला ओपन कर लोगे, लैम्डा के टर्म्स में कुछ इक्वेशन बन जाएगी। ये लेफ्ट साइड साइड की इक्वेशन होगी, ये राइट साइड की इक्वेशन होगी, ये बेटा आरएचएस की इक्वेशन होगी। बेटा दोनों को इक्वल कर लोगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लोगे, पी क्यू आर और एस आ जाएगा और टी आ जाएगा। सिर्फ चैट में बता दो यस और नो, ये बात समझ में आ गई कि नॉर्मल तरीका तो ये है, राइट साइड को ओपन कर लो, लेफ्ट के साथ कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सबको पता है। बट अब तुम लोगों को ये भी पता है कि ये राइट साइड ओपन करना इज द सेम एज कि आप लोग एनईटी में एटीएमसी को सॉल्व करके आ जाओ। सही है ना, मतलब ये तो बड़ा मुसीबत है। बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या आप सब लोग एग्री करते हो कि अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो तो ये लेम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होगा? क्या ये बात सब एग्री करते हो? अगर ये दो इक्वेशन हमें गिवन है कि इक्वल है तो ये लेम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल है, क्योंकि लेम्डा को 1 पुट करो दोनों बराबर आएंगे, लेम्डा को 2 पुट करो दोनों बराबर आएंगे, लेम्डा को 3 पुट करो दोनों बराबर आएंगे, लेम्डा को 4 पुट करो दोनों बराबर आएंगे। ये बात सब एग्री करते हो? क्या ये बात सब एग्री करते हो कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, वहां पे मैं जो लेम्डा की जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा दोनों सेम आएंगे। बेटा अब ये बताओ कि मुझे टी मालूम करना है, सही है, मुझे टी मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर लूं लेम्डा की कि बाकी सब उड़ जाए और सिर्फ मेरे पास टी बच जाए? मुझे लेम्डा टी मालूम करना है ना। तो बेटा ये बताओ कि लेम्डा की मैं ऊपर ऐसी जीरो, बेटा वेरी गुड। बेटा जब जीरो पुट करोगे तो ये चारों टर्म जीरो हो जाएंगे, टी बच जाएगा। उस साइड पे जीरो पुट करो लेमडा की जगह बेटा, तो जीरो, -1, 3, 1, 2, -4, -3 और क्या कहते हैं 4 और 0। बेटा अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अब तो आसानी से सॉल्व कर लोगे ना। अब तो इट्स वेरी सिंपल, अब तो सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लो। जीरो, जीरो का कॉलम रो उड़ा दो, 2 -4 4 0, 2 -4 4 0 बच जाएंगे। -1, अच्छा देखो एक फॉर्मूला माइनस का लगाते हैं, एक -1 ये खुद है तो ये इस तरह हो जाएगा। इसका रो और कॉलम उड़ा दो तो 1 -4 -3 0, और लास्ट में +3, और डिटर्मिनेंट में ले लो, 3 का कॉलम और रो उड़ा दो तो 1 2 -3 4, 1 2 -3 4। बेटा अब इसको सॉल्व कर लेना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाना, तो इसको काइंडली प्लीज सब सॉल्व कर देना फिर, सही है, इसको प्लीज सॉल्व कर देना। ओके, आप लोगों ने यहाँ से एक बात नोटिस की थी जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, वो बात ये थी कि ए अगर बराबर हो, the determinant of A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये मैंने आपको बताया था। आप लोगों को डिटरमिनेंट का तरीका मैंने ये बताया था कि पहले टर्म ले लो A11, इसका रो और कॉलम उड़ा दो बेटा, ये और ये उड़ गए तो मेरे पास डिटरमिनेंट किसका बच गया, A22, A23, A32 और A33। फिर माइनस लगाओ बेटा, फिर ये वाला टर्म लिख लो A12, और फिर इसके साथ इसका कॉलम उड़ा दो, इसका रो उड़ा दो, तो A21, A23, A31, A33, इसका डिटरमिनेंट ले लो A21, A23, A31, A33। सही है, लास्ट में प्लस लगाओ, तीसरा ले लो A13, और बेटा फिर इसका रो और कॉलम उड़ा के सिंप्लीफाई कर देना। बेटा इसका कॉलम और ये मैंने रो उड़ा दिया, तो A21 22 31 32, A21, A22, A31, A32। ये बेटा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है, इस तरह सॉल्व करते हो फॉर 3 × 3। सही है ना? ओके बेटा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सही है बेटा, सबसे पहले ये करने के लिए वी विल डू समथिंग दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर्स एंड कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर की बात करते हैं, सही है ना। माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ। माइनर इज एसोसिएटेड विद AIJ। माइनर मतलब एक एलिमेंट का फाउंड किया जाता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22,
तो बेटा अगर मैं बोलना कि फाइंड M11, मतलब कि इसका मतलब है कि फाइंड माइनर ऑफ A12, A11, इसका ये मतलब है कि माइनर ऑफ A11। तरीका क्या है, A11 इसको बाहर कर लो, और A1 के क्या कहते हैं, रो को खत्म कर दो, कॉलम को खत्म कर दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लो, A22। अब आप लोगों को पता है कि अगर एक टर्म हो तो उसका डिटर्मिनेंट वो टर्म खुद ही होता है, तो A11 इंटू A22, सही है, ये इसका माइनर हो गया। बेटा 3 क्रॉस 3 में अगर देख लो, 2 3 4 5 6 8 9 10 और 9 1 2। बेटा इसमें A23 जरा निकालो, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, बेटा ये वाली वैल्यू होगी A23, सही है। बेटा A23 का माइनर निकालो, मतलब कि M23 निकालो। तरीका क्या है, M23 के निकालने के लिए A23 निकालो, A23 8 रहा बेटा, 8 का रो खत्म कर दो, 8 का कॉलम खत्म कर दो, जो चार नंबर्स बच गए उनका डिटर्मिनेंट मालूम करो। सो दैट वुड बी 2391 का डिटर्मिनेंट, 2391 का डिटर्मिनेंट, सही है ना, 2391 का डिटर्मिनेंट। ओके, ओके, ये हो जाएगा 2 1 2 माइनस 9 3 27, तो बेटा ये हो जाएगा -25, -25। अच्छा बेटा एक छोटी सी बात, वो मैं मिस कर गया था, वो बात ये थी ना कि व्हेन आई सेड कि ये निकालो, तो A11 बाहर नहीं था, मतलब सिर्फ माइनर के लिए डिटरमिनेंट मालूम करते हो, उस नंबर के साथ खुद मल्टीप्लाई नहीं करते, उस A11 के साथ खुद मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो यहाँ पे सिर्फ A22 ही आएगा, A22, A22, सही है ना। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल लिया, और बस वो वैल्यू थी, मैंने ये जो क्या कहते हैं 8 था, ये बाहर मल्टीप्लाई नहीं किया था, 8 वाज नॉट मल्टीप्लाइड आउटसाइड, सही है। अच्छा बेटा इसी जो क्या कहते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ना, इसमें मुझे M33 मालूम करके दे दो, माइनर ऑफ A33, बेटा ये जरा जल्दी मालूम कर लो, अंडर माइनर ऑफ A33। ओके, -3 देखते हैं। बेटा 3 3 ये रहा, इसका रो कॉलम खत्म कर दो, इसका रो खत्म कर दो, क्या बच गया, 2 3 5 6, 2 3 5 6, टू 6 are 12 -15, वेरी गुड बेटा, -3 आता है, वेरी गुड, सो यू आर राइट। ओके, अच्छा बेटा नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर किस तरह मालूम करते हैं, सही है ना। अच्छा, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ A I J इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J डॉट MIJ। कोफैक्टर इज नथिंग अदर देन -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाइड बाई द माइनर ऑफ IJ। देखो बेटा, माइनर निकालना आप लोग को आता है, सही है ना, तो माइनर निकालना आप लोगों को आता है, बस उस माइनर के साथ सिर्फ ये चीज मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर I प्लस J। I इज द नंबर ऑफ रो, J इज द नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, 1 2 0 -1 0 1 3 1 2, बेटा हम निकालेंगे पहले कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ A11। बेटा A11 का कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ A11। बेटा A11 का माइनर निकालो, M11 निकालो जरा, M11 निकालो, व्हाट वैल्यू डू यू गेट, M11 -2। बेटा ये देखो M11 निकालना है, तो ये A11 को पकड़ो, इसका रो और कॉलम उड़ा दो, और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लो, 0 1 1 2। बेटा इसका डिटर्मिनेंट बराबर है 0 - 1 -1 के बराबर है, सही है ना। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनर के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर I प्लस J डॉट
और ये माइनर इसका आ गया -1। बेटा ये कोफैक्टर है C11, कोफैक्टर 11 इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई द माइनर ऑफ I प्लस जे, क्या कहते हैं, माइनर ऑफ AIJ। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि I की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू क्या है। A11 में I की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू क्या है। बेटा I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 विच इज 2 इंटू -1। तो कोफैक्टर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 विच इज -1। सही है, विच इज -1। यस और नो, सिर्फ शॉर्टकट में बताओ, ये क्लियर हो गया। 11 नहीं है था बेटा, 1 1, हाँ सही है। अच्छा तुम 1,1 बोल रहे थे, तो ये -1 आ गया। अच्छा, मैं एक दूसरा दे देता हूँ। 1 0 1 2 0 -1 3 2 1। बेटा इसमें जरा कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालो। कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालने के लिए पहले A21 निकालो, फिर A21 का माइनर निकालो, उसके बाद -1 की पावर I प्लस जे करके वो निकालो। हाँ बेटा अब कर लो इसका, C21 निकालो, इसके लिए कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालो। 2 इज द आंसर ऑफ कोफैक्टर। देखते हैं बेटा, C21 पूछे तो पहले A21 निकालो। A21 बेटा ये रहा, A21 का माइनर निकालो, इसका रो इसका कॉलम उड़ा दो, और जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो M21 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 2 1, 0 1 2 1। बेटा इसका क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट निकालो, दैट वुड बी 0 -2, तो ये हो जाएगा बेटा -2। ये बेटा -2 हो जाएगा। तो C21 बराबर होगा -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई द माइनर विच वुड बी -2। बेटा I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 डॉट -2। बेटा -1 की पावर 3 इज -1, और ये हो जाएगा -2, तो बेटा ये हो जाएगा 2। यस और नो, अब निकालना आ गया कि किस तरह निकालते हैं, तरीका समझ में आ गया। यस सर। अच्छा बेटा यहाँ से एक बात नोटिस करो, C I J इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे डॉट MIJ। यहाँ से आप लोग नोटिस करते हो, इफ I प्लस जे इज इक्वल टू E1, अगर I प्लस जे E1 हो, अगर C11 निकाल रहे हो, या C13 निकाल रहे हो, या C22 निकाल रहे हो, या C33, जब I और J का सम E1 होता है तो -1 की पावर E1 इज 1। तो जब ये 1 हो जाता है तो CIJ मतलब द कोफैक्टर इज इक्वल टू द माइनर, द कोफैक्टर इज इक्वल टू द माइनर जब I प्लस जे इवन हो। एंड सेकेंड इज, इफ I प्लस जे इज इक्वल टू ऑड हो, देन CIJ is equal to -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई द माइनर ऑफ IJ। बेटा अब ये यहाँ पे जरा देखो, अगर ये दोनों ऑड हो तो -1 की पावर ऑड जो होता है ना, वो -1 के बराबर होता है। सही है, ये -1, तो CIJ इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -1 या माइनस MIJ। तो अगर I प्लस जे ऑड हो, सही है ना, तो द कोफैक्टर इज द नेगेटिव ऑफ माइनर, कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर। यस और नो। बेटा ये वो शॉर्टकट्स होती है जो आपको मंजन बेचने वाले परफॉर्म कराते हैं, हालांकि ये मतलब सही है ना, -1 की पावर 2 से 1 है, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। बाकी आप लोग समझदार हो। ओके। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को एक छोटी सी चीज समझते हैं, विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। बेटा वो देखो, 1 2 3 4। बेटा इसका डिटर्मिनेंट पहले मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। सही है, 4 - 6 विच इज इक्वल टू -2। अब हम एक काम करते हैं, सही है, एक काम करते हैं बेटा, कोफैक्टर
ऑफ A11 निकालो जरा, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 आ जाएगा, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो बेटा ये हो जाएगा 4. -1 की पावर 1 + 1 डॉट 4, तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, सही है ना, ये आ जाएगा 4। ओके, ये आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे मैं कौन सी बात समझाने वाला था, मैं खुद भी क्या कहते हैं उड़ गया दिमाग से। हाँ, पहले तो ये बात सबको कंफर्म है ना कि 4 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 4 होता है, -4 का डिटर्मिनेंट भी -4 होता है, सही है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को दे दूं कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -2, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू -2, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो अगर एक ही नंबर हो उसका डिटर्मिनेंट वही नंबर इटसेल्फ आता है। बट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, वो ये था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा इसका अगर हमने वो निकालना हो, क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करते हैं, A11 with the determinant of A22 A23 A32 A33, फिर हम लगा लेते हैं माइनस, और फिर लगाते हैं A12, और फिर लगा लेते हैं इसके जो क्या कहते हैं रो और कॉलम को एंड कर लेते हैं A21 A23 A31 A33, और फिर लास्ट में हम प्लस A13 लगा लेते हैं, और फिर लगाते हैं ये बाकी विच इज A21 A22 A22, और क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ सही है, A22 A31 और A32। बेटा क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना हुआ सर अंजाम दे रहा हूँ, इजंट दिस के मैं क्या कहते हैं A11 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद द माइनर ऑफ A11, A11 माइनर ऑफ A11, इस माइनस, इस चीज को लिख लो एज क्या कहते हैं प्लस A12 माइनर ऑफ क्या कहते हैं माइनर ऑफ दिस, क्या नाम है इसका, माइनर ऑफ A12, सॉरी, माइनर ऑफ A12, सही है। एंड लास्ट इज, वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वन सेकंड, A11 इसको कोफैक्टर में कर रहा हूँ, कोफैक्टर विच इज C11। अब ये देखो, इस -1 डॉट A21 A23 A31 A33, बेटा इस -1 को क्या मैं लिख सकता हूं एज -1 की पावर 1 + 2। A12 का आई जे क्या है, 1 और 2, तो -1 की पावर 1 + 2 से आता है -1 की पावर 3, जिससे आता है -1। तो बेटा -1 इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, ये चीज जो है ना, दिस इज द माइनर ऑफ A12, और ये -1 की पावर 1 + 2 में इस माइनस को लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इस ओवरऑल को लिख सकता हूँ प्लस C12 डॉट A12, क्योंकि ये जो चीज है ना, दिस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर I + J टाइम्स A21 A23 A31 A33। क्या ये कोफैक्टर ऑफ A21 है या नहीं है, ये जो मैंने ब्लू में लिखा है उस साइड पर, जिसमें मैंने -1 की पावर को I + J के फॉर्मेट में लिखा है, क्या है वो कोफैक्टर ऑफ 1 2 है या नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर मल्टीप्लाई द माइनर हुआ है, माइनर ऑफ A21 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये A21 A23 और क्या कहते हैं बाकी, सॉरी, माइनर ऑफ A12 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं, प्लीज लेट मी नो, शुड आई रिपीट दिस पॉइंट।
अच्छा, इस पूरे गन को साइड पर कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। देखो, अच्छा, बिफोर आई आंसर दिस बेटा, इस मैट्रिसेस में, इस डिटर्मिनेंट में जो मैंने लिखे है ना, इसमें जरा मुझे C12 निकाल के दे दो। C12 जरा निकाल के दे दो। C12 किसके बराबर होगा? तो फैक्टर ऑफ 12 किसके बराबर होगा? ये जो मैंने आपको ऊपर मैट्रिक्स लिख के दिया है ना, इसमें जरा C12 निकाल के दे दो। C12 का तरीका आप लोग को आता है? यार फॉर्मूला सिर्फ बता दो, खैर है। C12 का फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ ये बता दो। कोफैक्टर इज -1 की पावर I प्लस J टाइम्स माइनर। कोफैक्टर माइनर के इक्वल भी हो सकते हैं और कोफैक्टर माइनर के नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस, नथिंग एल्स। कोफैक्टर में -1 की पावर I प्लस J आता है और उसके साथ माइनर मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा, प्लीज बता दो इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये जो मैंने A12 C12 लिखे हैं, इसका कोफैक्टर क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला ही क्लियर है, बता दो। यार कोफैक्टर का सिर्फ फॉर्मूला बता दो, ऊपर सामने ही लिखे, अल्लाह के बंदो। हाँ, तो इस तरह बोलो ना, क्या तुम लोग का जाता है? ये जो अली ने लिखे है, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। देखो, कोफैक्टर ऑफ 12 बराबर हो जाएगा -1 की पावर I प्लस J टाइम्स M12। बेटा अब -12 निकाल लो। M12 को अगर तुम लोग निकालोगे यहाँ से, तो वो हो जाएगा -1 की पावर I प्लस J, और M12 आ जाएगा। 12 को क्या कहते हैं, उड़ा दो, तो ये हो जाएगा A21, A23, A31, A33। अब आई प्लस जे से आता है -1 की पावर 3, क्योंकि वो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, टाइम्स दिस A21, A23, A31, A33। बेटा इससे आ जाएगा -1, या माइनस लिख लो उसको, और यहाँ पे ये माइनर की वैल्यू आ जाएगी A21, A23, A31, A33। यहाँ तक क्लियर होगा कि C12 इसके बराबर है? इज दिस क्लियर, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ओके, अब मुझे ये बताओ, इस चीज को तो मैं लिख सकता हूँ एज A11, और ये चीज क्या है? इट इज द कोफैक्टर ऑफ 11। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस A12 इंटू -A21, A23, A31, A33? लिख सकता हूँ इसको या नहीं? इस तरह प्लीज बता दो। ये जो मैंने लिखा है, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको या नहीं? लिख सकता हूँ, वेरी गुड। क्या मैं इस चीज को अब C12 बोल सकता हूँ कि दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A12? तो A11 C11 प्लस A12 C12, यस और नो? अच्छा बताओ, इससे आगे क्या आएगा? प्लस A13 क्या? इससे आगे क्या आएगा? अब बता दो, इससे आगे क्या आएगा? आई थिंक दैट यू पीपल कैन आंसर डायरेक्टली। वेरी गुड। बेटा इससे आगे भी आ जाएगा प्लस A13 C13। अच्छा, अब तुम लोग इस डिफिनेशन को जरा मतलब गौर से सुनो। देखो बेटा, जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इट इज, अगर आप लोग पहले रो के देख लो, पहले रो को A11, A12, A13, कैन आई से कि द रो एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद देयर कोफैक्टर्स, विद देयर कोफैक्टर्स? क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो किसी भी रो को ले लो और उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बात सबको समझ में आ गई, और सबको ऐड कर दो।
और सबको ऐड कर दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नहीं नहीं साइम, साइम यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि ये वाला माइनस और ये वाला चीज, ये दोनों मिला के कोफैक्टर ऑफ 1 2 बनाते हैं। ये माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 1 2 3 3 1 3 3, यही तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 है। क्योंकि -1 की पावर आई प्लस जे हो जाता है, -1 की पावर 1 प्लस 2 विच इज -1 की पावर 3 विच इज -1। आखिर में आपके पास यही इक्वेशन ही आएगी। अच्छा, अगर मैं इस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा क्या कहते हैं मैट्रिक्स ले लूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने कहा होता कि यार रो 1 की जगह रो 2 से एक्सपेंड कर दो, मतलब ये जो हम कर रहे हैं ना मैट्रिक्स को सॉरी डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं, ये हम एक्सपेंड ही कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे कहता कि रो 2 से एक्सपेंड कर दो तो रो 2 के एलिमेंट्स ये हैं, तो क्या मेरे पास डिटर्मिनेंट ये इसके बराबर होता? बेटा A21 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ 22 प्लस A23 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ 23। यस और नो? ये बता दो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं रो 2 से करता तो रो 2 के सारे एलिमेंट्स ले लेता, उसके साथ उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता। बेटा कॉलम 1 से देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट इसके भी बराबर है अगर हम कॉलम 1 से चेक करें। कॉलम 1 से बेटा कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या क्या है? A11 A21 A31। बेटा ये हो जाएगा A11 कोफैक्टर 11 प्लस A21 कोफैक्टर 21 प्लस A31 कोफैक्टर 31। सो नाउ ये दो पॉइंट्स लिख लो अपने साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। द डिटर्मिनेंट इज द कोफैक्टर of a row or column multiplied by multiplied with elements of that row, elements of that row, that same row, जिस रो के कोफैक्टर्स ले रहे हो या जिस रो के एलिमेंट्स ले रहे हो उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर एलिमेंट्स किसी रो के ले रहे हो ना तो उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ, मतलब उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑफ दैट सेम रो एंड देन एडेड एंड देन एडेड। ये बात सबको समझ में आ गई कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स ले लो और उन्हीं रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर्स ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनको ऐड कर दो, तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इससे आता है दूसरा पॉइंट, जहन में ये भी आएगा कि सर अगर मैं एलिमेंट्स रो 1 के ले लूं, कोफैक्टर्स रो 2 के ले लूं, फॉर एग्जांपल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू इट लाइक दिस, मैंने जो है ना एलिमेंट्स ले लिए रो 1 के, मैंने एलिमेंट्स ले लिए रो 1 के, लेकिन कोफैक्टर्स मैंने ले लिए रो 2 के। यहां से आप लोगों को पता चलता है ना कि A11 के साथ जो दूसरा कोफैक्टर है वो C21 है, मतलब सेकंड रो वाला लिया गया है। A11 का मतलब है कि पहले रो का एलिमेंट है, C21 का मतलब है कि क्या कहते हैं दूसरे रो का एलिमेंट है। तो बेटा ये याद रखना, दिस विल ऑलवेज बी जीरो, ऑलवेज। If you take elements of a row and column and multiply them with cofactors of another row and column and add them, the answer would be zero. The answer would be zero. अगर सेम रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, लेकिन अगर दूसरे रो के कोफैक्टर या फिर कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो बेटा वो जीरो हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा ये समझ में आ गया? Which of the following
is determinant. बेटा इसमें डिटर्मिनेंट कौन से के बराबर है? कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जो हमें डिटर्मिनेंट दे रहा है? कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा? सर बी। व्हाट? हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, बी देगा, क्योंकि बी में देखो एलिमेंट्स पहले रो के है A11 A12 और कोफैक्टर्स भी उसी के है। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12। बेटा जीरो वाला कौन सा ऑप्शन होगा जो जीरो देगा? जीरो वाला कौन सा ऑप्शन ए होगा जो ऑप्शन जीरो है देगा? सर। ए ऑप्शन है, वेरी गुड बेटा। ये ए को अगर देखो ना, तो इसमें जो एलिमेंट है A11 उसके साथ कोफैक्टर दूसरे रो का मल्टीप्लाई किया है, प्लस A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो स्टिल, बट उसके साथ कोफैक्टर जो है वो दूसरे रो का मल्टीप्लाई किया। बेटा सी ऑप्शन जीरो नहीं देगा, ये बात याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेटा सी में अगर देखो ना, तो एलिमेंट भी थर्ड रो का है और कोफैक्टर भी थर्ड रो का है, उसी का है, लेकिन बस दूसरे उसमें ये मसला है कि एलिमेंट थर्ड रो का है लेकिन इसमें कोफैक्टर दूसरे का है। हमने इस तरह, क्योंकि देखो इसमें दोनों मिक्स सीन हुए, इसमें एक रो का एलिमेंट लिया है और उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, लेकिन दूसरे टर्म में एलिमेंट तीसरे का लिया है लेकिन कोफैक्टर दूसरे का मल्टीप्लाई किया है। नो, अगर यहाँ पे भी इस तरह करते कि A31 और यहाँ पे कर लेते फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं C3, चेंज कर लेते। यार मतलब समझ में आ गया ना क्या मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन करूँ? समझ में आ गया ना, जो वन और जीरो का समझ में आ गया? सॉरी, यस। डिटर्मिनेंट और जीरो का समझ में? ओके, वेरी गुड, बस काफी है। ओके, अच्छा ये क्लास खत्म होने वाली है, लेट मी एंड दिस, मैं आप लोगों को दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा विद इन 10 मिनट्स।